जैसे ही मुंबई पुलिस उस सूटकेस को खोलकर देखती है तो अंदर का नजारा देखकर मुंबई पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि उस सूटकेस के अंदर एक जवान लड़की की लाश थी जिसके कई टुकड़े किए गए थे। अब पुलिस वाले अपनी छानबीन शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले वहां पे मौजूद लोगों से भी पूछताछ करते हैं, लेकिन वहां पर एक भी ऐसा शख्स मौजूद नहीं था जो उस मृतक लड़की को जानता हो। अब पुलिस वाले लाश का पंचनामा करके उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। करीब 2 दिनों बाद ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखकर पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि रिपोर्ट में ये बात साफ हो गई थी कि उस लड़की के साथ मरने के बाद भी कई बार दुष्कर्म किया गया था। आखिर कौन थी वो मरने वाली लड़की, किसने किया था उसका इतनी बेरहमी के साथ कत्ल? आइए जानते हैं आज की सच्ची घटना में। दोस्तों, दिल को दहला देने वाली इस घटना को आप आखिर तक सुनिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त रविंदर और आप देख रहे हैं CHD क्राइम सफर का एक नया एपिसोड। मैं उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, ये चैनल अभी छोटा है, इसे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसीलिए मैं वीडियो देखने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। 15 अक्टूबर 2016 राजस्थान का ही एक जिला कोटा, इसी कोटा के रहने वाले नरेश दीक्षित के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा 2 बेटियां थी, जिनमें बड़ी बेटी का नाम मानसी और छोटी बेटी का नाम प्रिया था। बड़ी बेटी मानसी दिखने में बेहद सुंदर थी। जो भी मानसी को देखता था वो बस देखता ही रह जाता था। इनके जान पहचान के लोग अक्सर मानसी को देखकर उसके माँ बाप को बोलते थे कि देख लेना, आपकी बेटी एक दिन बहुत बड़ी हीरोइन बनेगी। ये बात सुनकर मानसी के माँ बाप खुश हो जाते थे। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब इसी बीच में एक दिन कोटा के एक न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार आता है। इश्तिहार में लिखा था कि कोटा में मिस कोटा कंपटीशन होने जा रहा है, जिसमें 20 साल के नीचे की लड़कियां भाग ले सकती हैं। अब जैसे ही ये इश्तिहार मानसी देखती है तो खुश हो जाती है। तभी मानसी उस इश्तिहार को अपनी माँ के पास लेकर जाती है और माँ से बोलती है कि माँ, मैं इस मिस कोटा कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। मानसी की माँ उसे बोलती है कि बेटा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम जरूर भाग लो। अब मानसी तैयारी में जुट जाती है। मानसी फॉर्म वगैरह भरती है और वहां पर चली जाती है जहां पे कंपटीशन होने वाला था। कंपटीशन करीब 3 दिनों तक चलता है। 3 दिनों बाद 800 लड़कियों में से 2 लड़कियां सिलेक्ट की जाती हैं, जिनमें एक नाम मानसी का भी था। अब ये खबर सुनकर मानसी के माँ बाप बेहद खुश हो जाते हैं। उसी दिन वो शाम को सारे मोहल्ले को अपने घर में बुलाते हैं और जमकर पार्टी करते हैं। पार्टी में शामिल होने के लिए मानसी का मामा भी पहुंचता है और मानसी का मामा नरेश से बोलता है कि मानसी का कैरियर बॉलीवुड में है, आप उसे मुंबई में भेज दो। दरअसल मानसी खुद भी मुंबई में जाना चाहती थी, क्योंकि मानसी टैलेंटेड होने के साथ साथ बेहद सुंदर भी थी। मानसी के माँ बाप भी मानसी को मुंबई भेजना चाहते थे, लेकिन वो भेजते तो किसके पास, क्योंकि ना तो उनका कोई जान पहचान वाला मुंबई में था और ना ही कोई रिश्तेदार मुंबई में था। अब इसी बीच में एक दिन मानसी के माँ बाप बैठकर ये फैसला करते हैं कि मुंबई में मानसी के साथ उसकी माँ भी जाएगी और जब तक मानसी का स्ट्रगलिंग पीरियड रहेगा तब तक उसकी माँ भी उसके साथ मुंबई में ही रहेगी। अब इसके कुछ ही दिनों बाद मानसी अपनी माँ के साथ कोटा से ट्रेन पकड़ के मुंबई पहुंच जाती है। मुंबई पहुंचने के बाद ये लोग मलाड में चले जाते हैं और मलाड में जाकर एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगते हैं। अब मानसी वहीं से अपने काम की शुरुआत कर देती है। मानसी आए दिन अलग अलग प्रोडक्शन हाउसों में जाकर वहां के कास्टिंग डायरेक्टरों से मिलती थी और ऑडिशन देने लगी थी। करीब 2 महीने बाद ही मानसी को क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया जैसे सीरियलों में कैमियो रोल मिलने लगा था। ये देखकर मानसी के माँ बाप बहुत खुश थे। वो सोच रहे थे कि मानसी का आने वाला भविष्य बहुत ही उज्जवल है। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब इसी बीच में एक दिन मानसी के पास अंधेरी बेस्ट के एक प्रोडक्शन हाउस से एक डायरेक्टर का फोन आता है। वो डायरेक्टर मानसी को फोन करके बोलता है कि हमें एक सीरियल में काम करने के लिए लीड एक्ट्रेस की जरूरत है, तुम ऑडिशन देने के लिए आ जाओ। अब इसके अगली सुबह ही मानसी तैयार होकर ऑटो पकड़ती है और उस अंधेरी बेस्ट के प्रोडक्शन हाउस में पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद मानसी वहां पे ऑडिशन देती है। ऑडिशन देने के बाद जैसे ही मानसी वहां से निकलने लगती है तो उसे सैयद इब्राहिम नाम का एक लड़का हेलो बोलता है। मानसी भी इब्राहिम को हेलो बोलती है। तभी सैयद इब्राहिम मानसी को बोलता है कि वो मुंबई में नया है और स्ट्रगल कर रहा है, क्या वो उसे अपना मोबाइल नंबर दे सकती है। अब मानसी को इस बात का अच्छे से पता था कि जितने भी नए लोग मुंबई में काम करने के लिए स्ट्रगल करते हैं वो एक दूसरे के साथ अपना मोबाइल नंबर शेयर कर लेते हैं
ताकि उन्हें आने वाले ऑडिशनों के बारे में पता चल सके। अब मानसी बिना झिझक के इब्राहिम को अपना मोबाइल नंबर दे देती है और इसके बाद वो ऑटो पकड़कर अपने घर पर चली जाती है। दरअसल सैयद इब्राहिम नाम का वो लड़का वैसे तो हैदराबाद का रहने वाला था, लेकिन वो मुंबई में स्ट्रगल कर रहा था। वो मुंबई के मलाड में ही एवरशाइन नगर में अपनी नानी के घर पर रह रहा था। दरअसल मानसी और इब्राहिम दोनों ही मलाड में रहते थे, लेकिन इनके घर की दूरी महज 2 या 3 किलोमीटर की ही थी। अब ऑडिशन को लेकर आए दिन मानसी और इब्राहिम में बातचीत होने लगी थी। जब भी मानसी को किसी ऑडिशन का पता चलता था तो वो इब्राहिम को उसके बारे में बता देती थी, और जब भी इब्राहिम को किसी ऑडिशन का पता चलता तो वो मानसी को इसके बारे में बता देता। अब धीरे धीरे बातचीत होने की वजह से दोनों में दोस्ती हो जाती है। अब कभी कभार दोनों किसी रेस्टोरेंट में जाकर कॉफी पिया करते थे और वहां बैठकर इधर उधर की बातें किया करते थे। दरअसल इब्राहिम मानसी को पसंद करने लगा था, उसे मानसी के साथ प्यार हो गया था, लेकिन मानसी को इस बात का अंदाजा बिल्कुल भी नहीं था। अब इसी बीच में एक दिन इब्राहिम मानसी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि चलो यार, आज शाम को जुहू चौपाटी पे चलते हैं, वहां पे शाम का मौसम बहुत ही अच्छा होता है। मानसी उसके लिए तैयार हो जाती है। दोनों शाम को ऑटो पकड़ते हैं और मलाड से जुहू चौपाटी पर पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद दोनों खाते पीते हैं और समंदर की लहरों का आनंद लेने लगते हैं। अब दोनों समंदर के किनारे टहल रहे होते हैं, तभी इब्राहिम मानसी को बोलता है कि वो उसे एक बात कहना चाहता है। मानसी बोलती है कि बोलो क्या बात है। इब्राहिम मानसी को बोलता है कि वो उसे बहुत पसंद करता है और उसे प्यार करता है, लेकिन ये बात सुनकर मानसी का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। तभी मानसी इब्राहिम को बोलती है कि हम यहाँ पर अपना कैरियर बनाने के लिए आए हैं, ना कि ये सब करने के लिए। इसके बाद गुस्से में आकर मानसी ऑटो पकड़ती है और अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बात से इब्राहिम को बहुत ही ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई थी। दरअसल इब्राहिम अब मन ही मन में मानसी से बदला लेने की सोच रहा था। अब वक्त ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। अब इसी बीच में एक दिन इब्राहिम मानसी को कॉल करता है और उसे बोलता है कि मेरे घर पर कुछ डायरेक्टर आए हुए हैं, उन्हें अपने सीरियल में काम करने के लिए लीड एक्ट्रेस की ज़रूरत है, तुम जल्दी से यहाँ पर आओ और ऑडिशन दे दो। मानसी ये बात सुनकर खुश हो जाती है। मानसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इब्राहिम के मन में क्या चल रहा है। अब मानसी आनन फानन में तैयार होकर ऑटो पकड़ती है और इब्राहिम के घर पर पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद वो जैसे ही इब्राहिम के कमरे में जाती है तो देखती है कि वहां पर कोई डायरेक्टर नहीं था। तभी मानसी इब्राहिम से बोलती है कि डायरेक्टर कहाँ है। इब्राहिम उसे बोलता है कि डायरेक्टर किसी काम से बाहर गया है, तुम बैठ जाओ, वो थोड़ी ही देर में लौट आएगा। मानसी सोफे पर बैठ जाती है और अपने मोबाइल में बिजी हो जाती है। तभी इब्राहिम मानसी के पीछे से एक स्टूल उठाकर मानसी के सर में दे मारता है, जिसकी वजह से मानसी वहीं पर ढेर हो जाती है। इसके बाद इब्राहिम एक ही झटके में मानसी के सारे कपड़े अलग कर देता है और उसके साथ बलात्कार करने लगता है। इब्राहिम करीब 2 बार मानसी के साथ बलात्कार करता है। बलात्कार करने के दौरान मानसी की आंख खुल जाती है। ये देखकर इब्राहिम और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और तभी इब्राहिम अपने शूज से लेज निकालता है और उस लेज को मानसी के गले में लपेटकर मानसी का गला घोटने लगता है और दम घुटने की वजह से थोड़ी ही देर में मानसी की घटनास्थल पर ही मौत हो जाती है। अब 2 बार बलात्कार करने के बाद भी इब्राहिम का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। तभी इब्राहिम रसोई में जाता है और एक तेजधार चाकू लेकर आता है। उस चाकू से वो मानसी की लाश के 3 टुकड़े कर देता है। 3 टुकड़े करने के बाद वो मानसी की लाश को एक सूटकेस में पैक कर देता है। इसके बाद इब्राहिम सोचने लगता है कि वो मानसी की लाश को कहां पर ठिकाने लगाएगा, और तभी इब्राहिम के दिमाग में एक आइडिया आता है। इब्राहिम अपने मोबाइल के ऐप से एक टैक्सी वाले को कॉल करता है और उसे बोलता है कि वो जल्दी से उसके घर पर आ जाए, उसे जरूरी काम से कहीं जाना है। करीब आधे घंटे में ही वो टैक्सी वाला इब्राहिम के घर पर चला जाता है। जाने के बाद वो इब्राहिम को बाहर बुलाता है, लेकिन इब्राहिम से वो सूटकेस उठाया नहीं जा रहा था क्योंकि वो बहुत भारी था। तभी इब्राहिम टैक्सी वाले को बोलता है कि तुम यहाँ पर आओ और इस सूटकेस को उठाने में मेरी मदद करो, क्योंकि इसमें काफ़ी भारी सामान है। टैक्सी वाले को कुछ शक तो हुआ था, लेकिन उसका काम था सिर्फ टैक्सी चलाने का, इसीलिए वो इब्राहिम की मदद करता है और सूटकेस को उठाकर टैक्सी में रख देता है। टैक्सी में रखने के बाद टैक्सी वहाँ से निकल पड़ती है। अब जैसे ही टैक्सी सांता क्रूज के पास एक सुनसान जगह पर पहुंचती है तो इब्राहिम टैक्सी वाले को बोलता है कि वो उसे यहीं पर उतार दे। अब टैक्सी वाला वैसा ही करता है। इब्राहिम वहीं पर उतर जाता है। उतरने के बाद इब्राहिम आसपास नजर मारता है
तो वहां पे उसे कोई नजर नहीं आता। वो मानसी की लाश वाले सूटकेस को झाड़ियों में फेंक देता है। फेंकने के बाद वो एक और टैक्सी करता है और अपने घर आ जाता है। लेकिन जैसे ही अगली सुबह निकलती है तो एक राहगीर की नजर उस सूटकेस पर पड़ जाती है और जैसे ही वो सूटकेस को खोलता है तो उसमें से मानसी की लाश निकलती है। तभी वो राहगीर इसकी सूचना पुलिस को दे देता है। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जाती है और छानबीन शुरू कर देती है। तभी संयोगवश वही टैक्सी वाला वहां पर पहुंच जाता है और पुलिस वालों को बताता है कि मैंने ही कल रात को एक व्यक्ति को इस सूटकेस के साथ यहीं पर छोड़ा था। जरूर उसने ही इस लड़की का कत्ल किया होगा। अब पुलिस वाले टैक्सी वाले को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और इब्राहिम के घर पर चले जाते हैं। और जैसे ही पुलिस वाले इब्राहिम के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं और इब्राहिम घर का दरवाज़ा खोलता है तो पुलिस वालों और टैक्सी वाले को देखकर इब्राहिम के होश उड़ जाते हैं। इब्राहिम समझ चुका था कि उसका खेल अब खत्म हो चुका है। इसके बाद पुलिस वाले इब्राहिम को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में लेकर जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद पुलिस वाले इब्राहिम की ढंग से कुटाई करते हैं और थोड़ी ही देर में इब्राहिम अपना जुर्म कबूल कर लेता है। इसके बाद पुलिस वाले 302 का मुकदमा दर्ज करके इब्राहिम को जेल में भेज देते हैं। फिलहाल अभी भी पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना। बाकी इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और घटना में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।